हेलो दोस्तों, फिन एश्योरेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। दोस्तों, यूनियन बजट 2020 में फाइनेंस मिनिस्टर जी ने हमें न्यू इनकम टैक्स रिजाइम के बारे में बताया। कॉमन टैक्स पेयर्स या जिन लोगों को टैक्स के बारे में कम आइडिया है, उन्हें ये समझ में आया कि टैक्स रेट्स कम हो गया है, बट उसके साथ जो कंडीशंस अटैच थी उसके बारे में उन्हें ठीक से आइडिया नहीं थी, और यहीं से सारा कंफ्यूजन क्रॉप अप हुआ। दोस्तों, इनफैक्ट हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ने हमें विजिट किया और उन्होंने हमें सिंपली कहा कि सर, आप हमारा नेक्स्ट ईयर से इनकम टैक्स रिटर्न न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से लगाइए, बिना ये एक्चुअली जाने कि क्या न्यू टैक्स रिजाइम उनके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से कौन से टैक्स रिजाइम में कितना टैक्स आता है, और प्रैक्टिकली मैं आपको एक्सेल के थ्रू दिखाऊंगा कि दोनों में से कौन सा रिजाइम कौन से कैटेगरी ऑफ टैक्स के लिए अच्छा है। साथ ही हम ब्रेक इवन एनालिसिस भी करेंगे, जहाँ पे कितने इनकम और कितने डिडक्शंस में दोनों में टैक्स रेट सेम आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये फिर हम इनकम टैक्स वेबसाइट में भी चेक करेंगे, क्योंकि रिसेंटली सीबीडीटी ने एक टैक्स कैलकुलेटर टूल इंट्रोड्यूस किया है, जहां हम सिर्फ अपना इनकम और डिडक्शंस डालकर दोनों टैक्स रिजाइम को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कंफ्यूज है ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स रिजाइम को लेकर कि कौन सा बेहतर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइमली मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बार बजट में हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि टैक्स रेट्स रिड्यूस हो जाए, एग्जम्पशंस और डिडक्शंस बढ़ जाए। इस बार भी हमारी यही एक्सपेक्टेशन थी, और इस बजट में न्यू इनकम टैक्स रिजाइम का जन्म हुआ। दोस्तों, न्यू इनकम टैक्स रिजाइम में टैक्स रेट तो कम गया, बट इसके साथ साथ वो रिड्यूस टैक्स रेट का बेनिफिट को अवेल करने के लिए हमें बहुत सारी, मैं रिपीट करता हूँ, बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस को फॉरगो करना पड़ेगा। कुछ बहुत कॉमन डिडक्शंस इस प्रकार के हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो कि 50,000 की सैलरी एम्प्लॉय के लिए, डिडक्शन अंडर 80C 80D, इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो 2 लाख की थी। ये सारे डिडक्शंस बहुत कॉमनली अवेल होती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके कारण जरूरी नहीं है कि जो कंसेशनल टैक्स रिजाइम है, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है, हमारे लिए हमेशा फायदेमंद हो। ये बात जरूर है दोस्तों कि टैक्स एग्जेम्पशन और डिडक्शंस को रिमूव करने से कंप्लायंस बहुत ईजी हो जाएगी, लेकिन जिन टैक्स पेयर्स ने अपनी डिडक्शंस और अपनी एग्जेम्पशंस को केयरफुली प्लान की थी या वो रेगुलरली करते आए हैं, उनके लिए ये टैक्स रिजाइम बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं होने वाला है, और उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजाइम में रहना ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। हम आगे देखेंगे। और तो और, न्यू टैक्स रिजाइम ने टैक्स पेयर्स के हाथों में पैसा छोड़ दिया है, और इसके कारण जो इंसेंटिव टू सेव थी वो बहुत हद तक कम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारी एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस अब हमें नहीं मिलेगी। तो आइए एनालाइज करते हैं कौन कौन से डिडक्शंस हमें अब मिलेगी और कौन कौन से डिडक्शंस हमें अब नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले वो डिडक्शन देखते हैं जो अब हमें फॉरगो करनी पड़ेगी या जो हमें नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जो कि बहुत कॉमन डिडक्शन सी 80C 80D और बहुत सारी और सेक्शंस में, वो अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगी अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 रुपए थी सैलरी में, वो भी हमें नहीं मिलेगी। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टिबल फ्रॉम सैलरी इनकम, ये भी हमें नहीं मिलेगी। एचआरए एग्जेम्पशन, लीव ट्रैवल अलाउंस एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड, एग्जेम्पशन फॉर फ्री फूड एंड बेवरेज वाउचर, फैमिली पेंशन डिडक्शन, ये सारे भी अब हमें नहीं मिलेगी। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन जो कि हाउसिंग लोन में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे हमें मिलती थी, जो कि इंटरेस्ट की थी, जो कि 2 लाख रुपए तक की लिमिट की थी, वो भी अब हमें नहीं मिलेगी। आइए दोस्तों, कुछ वो डिडक्शंस और एग्जेम्पशन देखते हैं जो अब हमें मिलेगी, जैसे कि एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 80 सीसीपी सबसेक्शन 2 अब हमें मिलेगी। ट्रांसपोर्ट अलाउंस exempt in the case of differently able person, conveyance allowance exempt to the extent specified on conveyance for office duties, pre diems transfer allowance exempt to the extent specified। इसके अलावा दोस्तों, हमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस रेंट पे मिलती थी सेक्शन 24B में 30% की, वो अभी भी मिलेगी जैसे ओल्ड में मिलती थी। और एग्रीकल्चर इनकम पे जितनी भी एग्जेम्पशन थी वो सेम न्यू रिजाइम में भी मिलेगी। दोस्तों, अगर इन डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को लेके आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस और टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स पे अलग से एक वीडियो डालूंगा, जिससे आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन ऑफ टैक्स रेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या टैक्स रेट्स में जो चेंजेस है, आइए देखते हैं। 2.5 लाख तक पहले भी कोई टैक्स नहीं था, अभी भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक पहले भी 5% थी, अभी भी 5% है। 5 लाख 1 से 7.5 लाख पहले 20% थी, अब 10% हो गई है। यहीं से
चेंजेस आनी स्टार्ट हुई है। 7.5 लाख से 10 लाख तक पहले 20% थी, अब 15% हो गई है। 10 लाख 1 से लेकर 12.5 लाख तक पहले 30 थी, अब 20% हो गई है। 12.5 लाख 1 से 15 लाख तक पहले 30 थी, अब 25% हो गई है। और 15 लाख एंड अबव के पॉलिसी, अब 15 लाख एंड अबव के इनकम के में अब दोनों में 30% है। इसके अलावा सरचार्ज रेट और हेल्थ एजुकेशन रेट अभी भी सेम है दोनों रिजाइन में। हेल्थ एजुकेशन से 4% है। और रिबेट जो हमें 87A में पहले मिलती थी वो अभी भी मिलेगी, जो कि 12,500 रुपए। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं। मैंने कहा था आपको एक्सेल में कंपेयर करके दिखाऊंगा, तो आइए अपने एक्सेल शीट की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ओल्ड और न्यू इनकम टैक्स स्लैब को कंपेयर किया है। येलो में हमारी ओल्ड रेट और ओल्ड अमाउंट है, ब्लू में हमारी न्यू रेट और न्यू अमाउंट है। तो आइए देखते हैं, 2.5 लाख तक पहले भी कोई टैक्स नहीं थी, अभी भी कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिल जाएगा और दोनों ही टैक्स रीजन में आपकी कोई टैक्स नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 2.5 लाख से 5 लाख तक के पोर्शन में दोनों ही टैक्स रिजाइन में 5% है। 5 लाख से 7.5 लाख तक ओल्ड में 20% थी, न्यू में 10% है। 7.5 लाख से 10 लाख ओल्ड में 20 थी, न्यू में 15 है। 10 से 12.5 30 और 20, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। 12.5 से 15 पहले 30 थी, अब 25 है। और 15 से ऊपर 30 दोनों में थी। और इस हिसाब से हमने अमाउंट कंप्यूट करके रखी है। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ओल्ड में हमें मिलेगी, न्यू में हमें नहीं मिलेगी। तो आइए दोस्तों एक प्रैक्टिकल केस एनालाइज करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों हमने ग्रॉस इनकम को 15 लाख कंसिडर किया और ये एक सैलरीड एम्प्लॉय की इनकम है। और 4 सिनारियो है हमारे पास, लो डिडक्शन ए, मॉडरेट डिडक्शन बी, हाई डिडक्शन सी, वेरी हाई डिडक्शन डी। तो ये ईच केस को सेपरेटली एनालाइज करते हैं। पहले केस में लो डिडक्शन है, 15 लाख की ग्रॉस इनकम है और जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलेगा तो 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ओल्ड टैक्स स्लैब्स के हिसाब से 14.5 लाख में आपकी टैक्स लगेगी, यानी कि 4.5 लाख पे 30%, उसके बाद 5 लाख पे 20% और जो 2.5 लाख से 5 लाख तक की पोर्शन है उस पे 5%। और उस पे सेस ऐड करने के बाद हमारा फिगर आ जाएगा 257,400। और न्यू टैक्स स्लैब में ये अमाउंट आएगा 1,95,000। मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। ये न्यू स्ट्रक्चर है, अगर हम इसे ऐड कर दें तो यहाँ देख सकते हैं 187,500 आ रहा है। इस पे अगर आप 4% सेस जोड़ दोगे तो आपका 195 आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि नए इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 62,400 का गेन हो जाएगा लो डिडक्शन के केस में। आइए मॉडरेट डिडक्शन देखते हैं, केस सेम है, बस इसमें 80C की 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन और जुड़ गई है। तो अब हमारा ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम 13 लाख हो गया, उस पर 2,10,600 टैक्स आएगी ओल्ड के हिसाब से, और न्यू के हिसाब से 15 लाख पे 195 है। इसमें भी हमारा गेन हो रहा है न्यू के हिसाब से 15,600 रुपए का। आइए हाई डिडक्शंस पर चलते हैं। यहाँ पे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन यानी कि जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो भी हमें मिल रही है और हमारा नेट टैक्सेबल इनकम ओल्ड के हिसाब से 11 लाख रुपए हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि टैक्स एट द रेट ओल्ड स्लैब 1,48,200 है और न्यू 195 ही है। और यहाँ पे हमें पहला बार न्यू इनकम टैक्स में लॉस हो रहा है 46,800 का, यानी कि ओल्ड फायदेमंद है। आइए वेरी हाई डिडक्शंस पे जाते हैं। यहाँ हमने एचआरए एग्जेम्पशन 20,000 पर मंथ यानी कि 2,40,000 को एक्स्ट्रा ऐड किया है, बाकी सब सेम है। अब हमारा इनकम 8,10,000 रुपए हो गया ओल्ड टैक्स के हिसाब से। तो ओल्ड इनकम टैक्स हमारा 77,480 आएगा और न्यू 195,000 आएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको 1,17,520 रुपए का नुकसान हो जाएगा न्यू टैक्स में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिडक्शन बढ़ रही है न्यू टैक्स इनकम टैक्स रेजाइम में टैक्स बढ़ते जा रही है। आइए ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं। 15 लाख की हमारी ग्रॉस इनकम है, 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है और इसके अलावा 2 लाख हमारा चैप्टर 6 का डिडक्शन है। तो 12.5 लाख में हमारा टैक्स एज पर ओल्ड स्लैब भी 195 आ रहा है और टैक्स एज पर न्यू स्लैब भी 195 आ रहा है। आइए इनकम टैक्स के साइट में जाके इसे हम एनालाइज करते हैं। तो दोस्तों ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2021 आ गया, इसे क्लिक मारते हैं। दोस्तों ये बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिंपली आप अपना एज ब्रैकेट डाल दीजिए। मैं नॉर्मल सिटीजन डाल रहा हूँ, 60 ईयर्स, बिलो 60 ईयर्स। आइए अपनी ब्रेक इवन केस को एनालाइज करते हैं। वहां पे हमारी इनकम 15 लाख थी और डिडक्शन टोटल थी 2.5 लाख। जैसा कि हमने कहा कि वो ब्रेक इवन था, तो आप देख सकते हैं कि 195 दोनों ही ओल्ड रिजाइम और न्यू रिजाइम में आ रहा है और टैक्स आउटफ्लो इज सेम इन बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजाइम। आइए डिडक्शन को थोड़ा कम कर देते हैं 2 लाख रुपए से। अब डिडक्शन
50,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि डिडक्शंस कम हो गई, तो ओल्ड रिजाइम आपके लिए महंगा साबित होगा, 257,400 हो जा रहा है और न्यू में 195 दे रहा है। 62,400 का न्यू रिजाइम में आपको बेनिफिट है। आइए डिडक्शंस को बढ़ा के देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे मैंने डिडक्शन को 2 लाख रुपए से बढ़ाई, 2.5 लाख से मैंने 4.5 लाख कर दी, तो ये ओल्ड रिजाइम अब इंटरेस्टिंग हो गया। ओल्ड रिजाइम में आपकी टैक्स कम आ रही है 132,600 और न्यू रिजाइम में 195 है और टैक्स बेनिफिट एज पर ओल्ड रिजाइम 62,400 है। तो आप इजीली ऐसे अपनी इनकम और डिडक्शन को डाल के इससे कंपेयर कर सकते हैं। आइए अपनी स्लाइड्स में वापस लौटते हैं। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम ऑफ द ईयर टू एक्सरसाइज दिस ऑप्शन, हमें कब भी ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में 2 कैटेगरी है, एक जिनकी सैलरी इनकम है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सैलरीड इनकम वालों लोग के लिए उनके एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना पड़ता है, तो उन्हें ईयर के स्टार्टिंग में, यानी कि अगर 2021 में वो अवेल करना चाह रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2020 से पहले उन्हें ये रिजाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि वो या तो ओल्ड में जाना चाहते हैं या न्यू में जाना चाहते हैं। अगर वो कुछ नहीं बताते हैं तो एम्प्लॉयर ओल्ड में ही काटेंगे और उसके बाद जब वो इंटीमेट कर देते हैं तो उसके बाद वो न्यू से एम्प्लॉयर न्यू से काट सकते हैं। आइए फॉर इंडिविजुअल हैविंग इनकम अदर देन सैलरी के केस में देखते हैं। तो अदर देन सैलरी वाले लोग के लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, टैक्स फाइलिंग के ड्यू डेट से पहले वो कभी भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। पर एक बार जब वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले तो फिर उसके बाद वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। विड्रॉल का सिर्फ एक ऑप्शन उन्हें मिलेगा, एक बार वो न्यू से वापस होल्ड में आ सकते हैं, बट उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद वो वापस फिर न्यू में नहीं जा सकते। दोस्तों क्या एक एम्प्लॉय टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे अपना रिजाइन चेंज कर सकता है? आइए देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि इनिशियली एक एम्प्लॉय ने 1 अप्रैल को जाके अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि आप मेरा टैक्स न्यू रिजाइन के हिसाब से काटिए, बट रिटर्न लगाने के टाइम अगले साल वो रियलाइज करता है कि न्यू इनकम टैक्स रिजाइन उसके लिए ज्यादा महंगा पड़ रहा है। तो क्या वो अपना रिटर्न ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से लगा सकता है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल लगा सकता है। वो ओल्ड इनकम टैक्स के हिसाब से वो रिटर्न लगा सकते हैं और जो उनका एक्स्ट्रा टैक्स पे हो गया है वो उनको रिफंड के तौर पे मिल जाएगा। आइए दोस्तों कुछ पॉइंट्स कंसिडर करें, जो पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमें रिजाइन को चूज करने से पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहला है कि सैलरीड केसेस में एक स्कीम से दूसरा स्कीम में चेंज करना पॉसिबल है रिटर्न लगाने के टाइम। बट दोस्तों इस केस में क्या होता है कि जो एक्सेस टैक्स उन्होंने एम्प्लॉय ने पे करके रखा है वो इनकम टैक्स के पास जमा रहता है और उसके कारण कैश फ्लो इश्यूज हो जाती है। उसकी जो पैसे हैं वो इनकम टैक्स के पास ब्लॉक रहती है जब तक रिफंड नहीं आ जाए। इसके अलावा सैलरी इनकम वालों को कुछ पॉइंट है जो एडिशनली कंसिडर करने पड़ेगी ये रिजाइन को चूज करने से पहले। जैसे कि सैलरी के अलावा उनका अतिरिक्त इनकम क्या है, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, म्यूचुअल फंड इनकम एक्सेट्रा। वो क्या इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी सैलरी में और क्या बोनस उन्हें मिलने वाला है। अगर कुछ डोनेशन वो देना चाहते हैं तो कितना है वो भी उन्हें स्टार्टिंग में कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर वो रेंटेड घर पे रहते हैं तो उनका रेंट पे कितना इंक्रीज होगा ताकि वो एचआरए कंप्यूट करने में ईजी रहे। साथ ही उनका जो ट्रैवल प्लान्स है ड्यूरिंग द ईयर वो भी उन्हें स्टार्टिंग में एस्टिमेट करना पड़ेगा ताकि एलटीए की एग्जेम्पशन वो ठीक से क्लेम कर सके। दोस्तों आइए कुछ एडवांटेजेस पे देखें। न्यू रिजाइन के क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला है रिड्यूस टैक्स रेट एंड रिड्यूस कंप्लायंस। टैक्स रेट कम हो जाएगी, कंप्लायंस कम हो जाएगी। दूसरा, इन्वेस्टर्स को पहले जिन लॉक इन फंड्स में पैसे रखनी पड़ती थी अब वैसा कोई कंडीशंस नहीं है, आप कोई भी फंड में पैसा रख सकते हैं या नहीं भी रख सकते हैं। इंक्रीज लिक्विडिटी इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स के हाथों में पैसा न्यू टैक्स रिजाइन ने छोड़ दिया है। दूसरा, अब इन्वेस्टमेंट पे फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, टैक्स पेयर्स अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए कुछ डिसएडवांटेज को देखें। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जो बहुत सारे डिडक्शन हमें मिलती थी अब हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। दूसरा, कि सेविंग कल्चर में टैक्स पेयर्स का बहुत हाई रिडक्शन होने वाला है क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइन सेविंग्स को एकदम भी ध्यान नहीं देता। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ठीक से समझा पाया। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू।